हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मनी चैप्टर में, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, इसकी जो तीनों क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मनी मटेरियल। तो जो वीडियो है वो लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जो आपका क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है वो आपको एक ही वीडियो में उसका कवर हो जाए। तो मैं मान सकती थी कि इसके और भी पार्ट्स बनाए जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या है, एक ही वीडियो में इसको डिस्कस हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी उस चीज़ की। तो अगर आपको इन वीडियोस की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मनी को क्या है, क्लासीफाई किया जाता है कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इसको क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी, और सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी ऑफ मनी, एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मनी मटीरियल। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ मनी की, तो इसको भी आगे दो टाइप्स में बांटा गया है, दैट इज़ एक्चुअल मनी एंड मनी ऑफ अकाउंट। सेकेंड वन लीगल टेंडर एंड ऑप्शनल मनी, और जो थर्ड है आपका मेटालिक एंड पेपर मनी। तो इस तरीके से हमने मनी को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। अगर नेचर के बेसिस पे देखें तो J.M. केन्स ने अपनी एक बुक द ट्रिस्टाइज ऑन मनी को डिवाइड किया था, मतलब मनी को उन्होंने फिर दो भागों में आगे बांट दिया था, जिसका नाम था एक्चुअल मनी एंड मनी ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअल मनी होता क्या है। अब बच्चे देखो, एक्चुअल मनी असल मुद्रा, हम कह सकते हैं कि जो रियलिटी में, एक्चुअल में जो कंट्री में सर्कुलेट हो रही है ना मनी, वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल मनी हो जाएगी। सो इट रेफर्स टू दैट मनी विच सर्कुलेट्स एक्चुअली इन अ कंट्री। इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि हमारे इंडिया में हम लोग रुपीज़ को कहते हैं, ठीक है, नॉट्स पेपर मनी चल रही है, दैट इज़ अ एक्चुअल मनी। तो उससे क्या हम लोग कर सकते हैं, वो एक साधन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, मेजर ऑफ वैल्यू है, उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। तो इट इज़ बाय मीन्स ऑफ दिस मनी दैट गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। ये एक ऐसी मनी होती है जिससे हम लोग चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं मार्केट में। इंडिया में क्या है, ऑल क्वाइंस इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे एंड करेंसी नोट्स डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशंस के जो सर्कुलेट हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल मनी कहते हैं। बेनहम ने रेफर्स किया है इस काइंड ऑफ मनी को यूनिट ऑफ करेंसी के नाम से बताया है, एंड सेलिगमैन ने इसको बताया है रियल या फिर कॉन्ट्रेंट मनी। मतलब एक्चुअल मनी के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं इकोनॉमिस्ट के द्वारा। अब आगे भी देखो बच्चे, केन्स ने फिर एक्चुअल मनी को आगे फिर दो पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहली आपकी होती है कॉमोडिटी मनी, एंड सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेटिव मनी। कॉमोडिटी मनी क्या होती है, it is that money whose intrinsic value is equal to or almost equal to its face value। इंट्रिंसिक वैल्यू बच्चे क्या होता है कि मनी कौन से मटेरियल से बनी है। जैसे अगर गोल्ड से बना हुआ है कॉइन, तो गोल्ड की वैल्यू और जो उस पर लिखी हुई वैल्यू होगी ना, उसकी मेजरमेंट क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और उसके जो आखिर में जो फेस वैल्यू है, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर, या फिर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट वो इक्वल ही होते हैं। जैसे क्वाइंस मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर या फिर कोई अदर मेटल के बने हैं, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल बॉडीड क्वाइंस। ठीक है, मतलब हम लोग गोल्ड को अगर पिघला दें, वो भी उतने रुपीज़ में बिक जाएगी जो उस पर फेस वैल्यू होगी। ये ऑलमोस्ट इक्वल वाला ये केस होता है। सेकंड है बच्चे रिप्रेजेंटेटिव मनी। इट रेफर्स टू दैट मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। वहाँ पे क्या होता था, दोनों बराबर होते थे, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं होते हैं। इस मनी को क्या कहते हैं, सच अ मनी इज़ अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू कमोडिटी मनी। मतलब हम लोग इसको कमोडिटी मनी में मतलब कन्वर्ट किया उसको जा सकता है। ये एक वैल्यू को दर्शाती है। पेपर मनी जैसे हम लोग ले लेते हैं ना, पेपर मनी से हम लोग आके कमोडिटीज़ खरीदते हैं, तो ये एक तरीके की रिप्रेजेंटेटिव मनी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसी चीज़ को। ये दो तरीके की होती है, कन्वर्टिबल एंड इनकन्वर्टिबल। तो आगे भी रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या है, दो तरीके की है। कन्वर्टिबल मनी क्या होता है, कन्वर्टिबल मनी एज ऑल पेपर करेंसी नोट्स इन इंडिया अबव द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1। 1 रुपये से जो भी ऊपर की मनी होगी उसको हम लोग कन्वर्टिबल मनी कहते हैं, जिसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी मनी में। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनकन्वर्टिबल मनी की,
जो कि हम लोग कहते हैं 1 रुपी नोट। अब यहाँ पे बच्चे कन्वर्टिबल मनी क्या है, 1 रुपये से ऊपर वाले। तो नॉन कन्वर्टिबल या इनकन्वर्टिबल कौन सी हुई, 1 रुपी नोट जो हो गया इंडिया में, क्योंकि जो 1 रुपी नोट है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी ही उसको क्या है इशू करती है, उसको हम लोग आगे कन्वर्ट नहीं करते। वैसे इनकन्वर्टिबल मनी का मतलब ही ये होता है ऐसी मनी जिसको हम लोग गोल्ड या गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग बच्चे कमोडिटी मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, फिएट मनी। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल थी जस्ट ऑफ दी 1 रुपी नोट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही ये चलता है। 1 रुपये से जो भी ऊपर के होंगे उसको हम लोग कन्वर्टिबल मनी का नाम देते हैं। फिर है आपका मनी ऑफ अकाउंट। It refers to that money in which all sorts of accounts are kept. For instance, in India, rupee is a money of account, although its form and content have undergone change. अब किस तरीके से आप मनी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, रूपी। रूपी क्या है, हमारा एक मनी ऑफ अकाउंट है, जिससे हमने देखा है कि रूपी में आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कुछ ऐसा टाइम भी था जब जो रूपी कॉइन था वो सिल्वर का बना होता था, आजकल के टाइम में वो निकल का बनता है, या फिर हम लोग 1 रुपये के नोट्स इशू करते हैं, ठीक है, जो सर्कुलेट करते हैं। ऐसी मनी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडल या एब्स्ट्रैक्ट मनी सेलिगमैन ने कहा है, और यूनिट ऑफ अकाउंट कहा है बाय द बेनहम। तो इस तरीके से भी जो मनी ऑफ अकाउंट है उसको अलग अलग नेम्स दिए गए हैं। अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस कोई भी डिस्टिंक्शन कहते एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट में नहीं किया जाता, लेकिन अगर स्पेशल केसेस लें तो हम लोगों ने मनी ऑफ अकाउंट और एक्चुअल मनी में क्या लिया है, डिफरेंस लिया है। जैसे कि एग्जांपल दे रखी है, इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 एरा इन 1923 जो एक्चुअल मनी थी जर्मनी की वो क्या थी, मार्क, लेकिन उसमें इंस्टेबिलिटी आने की वजह से क्या हुआ, उसकी परचेजिंग पावर में ये सारे अकाउंट्स को हमने मेंटेन किस में किया, फ्रांस में एंड डॉलर्स में। इसका मतलब जर्मनी की एक्चुअल मनी तो मार्क थी, लेकिन हमने यूनिट ऑफ अकाउंट क्या निकाला, मतलब मनी ऑफ अकाउंट का निकाला, जिससे हम लोग सब कुछ आगे करेंगे, दैट वाज फ्रांस एंड डॉलर्स। तो इन्होंने अपनी एक्चुअल मनी के अलावा किसी और चीज़ को यूज़ किया है। वैसे ही सिमिलरली 1933 में जो मनी ऑफ अकाउंट अमेरिका में था वो था गोल्ड डॉलर, लेकिन एक्चुअल मनी इन सर्कुलेशन वॉज द पेपर करेंसी नोट और कॉइन मेड ऑफ द कॉपर एंड अलॉय। मतलब उन्होंने इस्तेमाल किया गोल्ड डॉलर को, लेकिन एक्चुअल में वो लोग यूज़ क्या कर रहे थे, कॉइन्स को, जो नोट्स हैं कॉपर के बने हुए, अलॉय के बने हुए, ये यूज़ कर रहे थे। मतलब उन्होंने अपना यूनिट ऑफ अकाउंट चेंज किया। सो इंडिया में रुपी क्या है, रुपी आपका एक्चुअल मनी भी है और मनी ऑफ अकाउंट भी है। इसका मतलब ये है कि मनी ऑफ अकाउंट एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और एक्चुअल मनी आपका प्रैक्टिकल, मतलब असल लाइफ में प्रैक्टिकली आप लोग कौन सा चीज़ को सेटिस्फाई करते हो। जैसे रुपी है इंडिया में, ठीक है, और वैसे ही आपका एक तरीके का होता है मनी ऑफ अकाउंट। तो ये इंडिया में ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन आपका एक्चुअल मनी एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, अब मनी ऑफ अकाउंट आपका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या है कि काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या रहता है आपका, हमेशा हमेशा कांस्टेंट ही रखा जाता है। फिर है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, कि कितना लीगल है मनी। तो मनी को आगे 3 भागों में बांट दिया। फर्स्ट वन इज़ लीगल टेंडर मनी, सेकंड है आपकी ऑप्शनल मनी, थर्ड है आपकी आउटसाइड मनी एंड इनसाइड मनी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग लीगल टेंडर मनी की। तो यहाँ से पता ही लग रहा है लीगल मतलब जो गवर्नमेंट इशू करती है, जो लीगल है, लीगल टेंडर निकल के आ रहा है। इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ रिकोगनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट एंड पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट लीगली फॉर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेमेंट। मतलब गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिकोगनाइज किया जाता है और लोगों को इसको लीगलिटी के साथ लीगली उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी इसको नकार नहीं सकता, उस पर ऑब्जेक्शंस नहीं लगा सकता। अगर हम लोग उस पर रिफ्यूज़ करते हैं उसको लेने से, तो हमें क्या है, पनिशमेंट भी मिल सकती है स्टेट के द्वारा। लीगल है तो लीगल मनी को हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं तो हम उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो रॉबर्टसन ने इस चीज़ को क्या कहा है, दैट इज़ कॉमन मनी। इंडिया में बच्चे 1 रुपी कॉइन या और भी सब्सिडरी कॉइन्स जितने भी हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीगल टेंडर मनी। आगे भी देखो, लीगल टेंडर मनी भी 2 तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड लीगल टेंडर और सेकंड आपका आ जाता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो लिमिटेड में क्या होता है, इट इज़ वन विच हैज़ टू बी एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर अप टू अ सर्टेन लिमिट अमाउंट। लिमिटेड है ना,
किसी लिमिट तक हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस देखो, इंडिया में 1 पैसा जो कॉइन्स है, 1 पैसा कॉइन से लेके 25 पैसा कॉइन क्या है, लीगल टेंडर मनी है। लेकिन हम लोग इसको जमा कितने तक कर सकते हैं, अप टू ₹25 ओनली। तो हम 1 पैसा कॉइन्स या 25 पैसा कॉइन्स तब तक हम लोग ले सकते हैं, जब तक वो 25 रुपये तक नहीं पहुँच पाए। 25 के बाद हम लोग को मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो देखो, वन कैनॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द स्मॉल कॉइन्स बियॉन्ड द अबव प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब किसी को हम लोग कंपेल नहीं कर सकते इस छोटे छोटे कॉइन्स को एक्सेप्ट करने पे बियॉन्ड द अबव प्रिस्क्राइब में, मतलब 25 रुपये से ऊपर के लिए हम लोग उसको कंपेल नहीं कर सकते लेने से। तो इसका मतलब हमने उस पर लिमिट लगा रखी है, दैट इज़ अप टू 25। और इसमें कौन कौन से आते हैं, 1 पैसा कॉइन से लेके आपके 25 पैसा के कॉइन्स, जिसको हम लोग लीगल टेंडर मनी कहते हैं। फिर अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या हुआ। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी एक ऐसी है विच हैज़ टू बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट अप टू एनी अमाउंट। वहाँ पे तो बच्चे 25 रुपये का अमाउंट रख दिया था ना, लिमिट रख दी थी ना, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। इसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई भी इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता इसको लेने से। अब देखो इंडिया में क्या है, 50 पैसा कॉइन से लेके 1 रुपये कॉइन तक ये सारे के सारे या बाकी सारी पेपर करेंसी नोट ये आती है आपकी अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में। इसमें कोई भी लिमिट नहीं लगा रखी कि इतने तक ही आपको इसको एक्सेप्ट करना है। अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी भी आगे 2 तरीके की होती है। फर्स्ट है आपका मल्टीपल लीगल टेंडर और दूसरा आपका कॉम्पोजिट या फिर टेबुलर सिस्टम। अब लीगल टेंडर जो आपका मल्टीपल है, इस सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा, ओके, 2 और मोर देन 2 काइंड्स ऑफ मेटालिक कॉइन्स क्या है सर्कुलेशन में होते हैं एज अ स्टैंडर्ड मनी। एंड इसकी जो पेमेंट हम लोग कर सकते हैं किसी भी अमाउंट तक कर सकते हैं, मल्टीपल है। कॉम्पोजिट या फिर जो टेबुलर में क्या आता है, मनी इज़ एक्सेप्टेड इन ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल ऑफ द कॉमोडिटीज़। मतलब हम लोग मनी को एक्सेप्ट तो कर सकते हैं लेकिन कॉमोडिटीज़ को देखते हुए कि कॉमोडिटीज़ का प्राइस क्या चल रहा है उस अकॉर्डिंग। मल्टीपल में कोई लिमिट नहीं होती है, मल्टीपल में हम 2 या 2 से अधिक मेटालिक कॉइन्स जो भी सर्कुलेशन में चल रहे हैं उसको ले सकते हैं। लेकिन कॉम्पोजिट या टेबुलर सिस्टम में क्या होता है कि मनी को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं प्राइस लेवल को देखते हुए, कॉमोडिटीज़ के प्राइस लेवल को देखते। नेक्स्ट है बच्चे ऑप्शनल मनी। ये एक ऐसी मनी होती है जिसको हम लोग ऑर्डिनरी पीपल क्या है एक्सेप्ट करते हैं, बट लीगली लोग एक्सेप्ट इसको नहीं करना चाहते। ये देखो, इट इज़ दैट मनी विच इज़ ऑर्डिनरी एक्सेप्टेड बाय द पीपल बट लीगली नो बॉडी कैन बी कंपेल्ड टू एक्सेप्टेड। मतलब एक ऐसी मनी जो ऑप्शनल है, हमें कोई कंपेल नहीं कर सकता ये मनी लेने से। लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी को कंपेल नहीं कर सकते। अदर वर्ड्स में देखा जाए, इस तरह की जो मनी होती है उसको कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलता है। आपको उसको एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना वो आपके विशेस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि चेक है, ड्राफ्ट है, हुंडीज़ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। अब हुंडीज़ पे क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट या फिर एक वर्बल एग्रीमेंट कि हम लोग तो तेरे को ये सम क्या है पे करेंगे। तो इस तरीके से ना नोट्स दिए जाते हैं। अब नोट्स जो है ये ऑप्शनल मनी है, इसको कई लोग एक्सेप्ट करते हैं लेकिन हम लोग कंपेल नहीं कर सकते लोगों को कि आप इसको एक्सेप्ट करो ही करो। तो रॉबर्टसन ने इसको क्या कहा है, बैंक मनी या फिर कस्टमरी मनी। इस तरीके की जो मनी की एक्सेप्टेंस है वो डिपेंड करती है कि मार्केट में क्रेडिट कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है, या लोग किस तरीके से पेमेंट करते हैं। तो ये एक ऑप्शनल मनी है, एक्चुअल नहीं। नेक्स्ट है बच्चे डिफरेंस बिटवीन लीगल टेंडर एंड द ऑप्शनल मनी। फर्स्ट देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ लीगल टेंडर मनी क्या होती है, कंपल्सरी, वाइल ऑप्शनल मनी क्या होती है, एक्सपीडिएंट एंड द ऑप्शनल। आपको लीगल टेंडर मनी को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑप्शनल मनी क्या है, वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो। सेकंड है देयर इज़ एप्रीहेंशन ऑफ द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लीगल टेंडर मनी एज इट इज़ इशूड अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब क्या है, जो आपकी लीगल टेंडर मनी है उसकी शॉर्टेज हो सकती है क्योंकि कुछ ना कुछ परमिशंस लेनी पड़ती है उसकी सप्लाई के लिए। लेकिन जो ऑप्शनल मनी होती है वो क्या होती है, इज़ इशूड ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स लाइंग इन द बैंक एंड सो देर इज़ नो फियर ऑफ द शॉर्ट सप्लाई। ये क्या बैंक के द्वारा रखा जाता है इसकी डिपॉजिट्स, और इसमें कोई भी फियर नहीं होता कि इसकी सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। लीगल टेंडर में हो सकती है, इसमें नहीं होगी। थर्ड वन इज़ ऑप्शनल मनी क्या होता है, इज़ अ मीडियम ऑफ इम्पॉर्टेंट पेमेंट्स इन द डेवलप्ड कंट्री।
मतलब डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है, हम लोग ऑप्शनल मनी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, चेक को, ड्राफ्ट को, प्रॉमिसरी नोट्स को। लेकिन जो लीगल टेंडर मनी है वो जस्ट क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है डेवलप कंट्रीज़ में, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ ज़्यादातर क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी को यूज़ करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी हम लोग क्या है, इसको और तरीके से यूज़ करते हैं। फिर है बच्चे फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्शनल मनी में कोई रिस्क नहीं होता, पेज है ना वो तो ठीक है, या चेक है, ड्राफ्ट है। लेकिन आपको क्या है, लीगल टेंडर में काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं। फिर ऑब्टेनिंग ऑफ अ रिसीप्ट इज मस्ट इन द केस ऑफ पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी, बट नो सच रिसीप्ट इज कॉल्ड फॉर इन केस ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट इज ऑप्शनल मनी। अब जब भी आप लोग पेमेंट करते हो लीगल टेंडर मनी की, तो वहाँ पे क्या होता है, रिसीप्ट को ऑब्टेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ऑप्शनल मनी में चेक है, ड्राफ्ट है, वहाँ पर किसी तरीके की रिसीप्ट आपको मोड ऑफ पेमेंट की नहीं देनी पड़ती। फिर है पेमेंट इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट्स, छोटे छोटे अमाउंट्स की पेमेंट जो ज़्यादातर किसके थ्रू की जाती है, लीगल टेंडर मनी में। लेकिन अगर लार्ज पेमेंट्स करनी है तो किसका यूज़ करोगे, ऑप्शनल मनी का, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, किसी को चेक काट के दे देना, ठीक है, उसके मनी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग लीगल टेंडर मनी का कम ही इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है आपके इसमें आउटसाइड या इनसाइड मनी। अब बच्चे आउटसाइड मनी क्या होता है, ये मनी ज़्यादातर क्या है, प्राइवेट सेक्टर से प्रिवेल नहीं करती, दिट इज़ मनी क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो इसको ओरिजिन को देखते हुए मनी के गोल्डे एंड शाह ने इसको दो कैटेगरीज में बांट दिया। एक है आउटसाइड मनी, जिससे आप याद रखो कि गवर्नमेंट है इसमें। एक होती है इनसाइड मनी, वो आप प्राइवेट सेक्टर से याद कर लेना। अब बच्चे देखो, आउटसाइड मनी एक ऐसा मॉनेटरी एसेट होता है विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट। दिस एसेट कॉन्स्टिट्यूट द क्लेम ऑफ प्राइवेट सेक्टर अगेंस्ट द पब्लिक सेक्टर। अब ये नहीं है कि हाँ हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक मॉनेटरी एसेट्स है, गवर्नमेंट के परचेज गुड्स एंड सर्विसेज में ये लिया जाता है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती है कि हम लोग मनी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिनको भी उस मनी की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर का क्लेम क्या है, ज़्यादा होता है पब्लिक सेक्टर से। When there is change in the revenue, expenditure and transfer payments of the government, there is corresponding change in the stock of the outside money. लेकिन अगर कुछ रेवेन्यू में, एक्सपेंडिचर में या ट्रांसफ़र पेमेंट्स में चेंज आता है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर इस पर भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो क्लेम होता है वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा, पब्लिक सेक्टर का कम होता है। वैसे ही इनसाइड मनी में क्या होगा, इनसाइड मनी एक ऐसा मॉनेटरी एसेट है विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन द एक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परचेजेज ऑफ सिक्योरिटी। वहाँ पे हमने क्लेम देखा था कि गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज ऑफ द सिक्योरिटी। इस तरीके की जो मनी है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सिक्योरिटीज़ से, परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज़ बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट इज़ क्रिएटेड बाय द बैंक्स। अब ये बैंक्स क्रिएट करती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें हिस्सा लेती हैं। दस जो मनी की जो सप्लाई होती है, मनी हु सप्लाईज कम्स इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे जो खर्चा किया जाता है किसके द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आ गया ना, तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो खर्चा किया जाता है वो इसमें सारा का सारा इनसाइड मनी में इंक्लूड किया जाता है। इसका जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज़ को बाय करता है। तो वजह सीधा सीधा सा याद रखना, आउटसाइड मनी दैट इज़ क्रिएटेड आउटसाइड द प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा। तो यहाँ पे इनसाइड मनी, इनसाइड मनी में क्या होता है कि जो खर्चा किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादा। लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं कि इसे ऐसे आउटसाइड मनी में ऐसे एसेट्स जिसमें प्राइवेट सेक्टर का क्लेम जो होता है वो पब्लिक सेक्टर से क्या होता है, ज़्यादा। इनसाइड मनी में जो खर्चा किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा वो हम लोग इसमें लेते हैं। इसका स्टॉक हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम, जो कमर्शियल बैंक है वो सिक्योरिटीज़ को क्या करता है, बाय कर लेता है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, थर्ड वन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनी मटीरियल। अब मनी का मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये मटेरियल पे बेस है। इसको हम लोगों ने दो क्लासेस में बांट दिया, मेटालिक मनी एंड पेपर मनी। मेटालिक मनी क्या होता है, मेटालिक मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ मेड ऑफ सम मेटल। मतलब एक ऐसी मनी जो किसी मेटल से बनी हो, मेटालिक फॉर्म है ना, जैसे गोल्ड, सिल्वर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं। जैसे कि इंडिया में 1 रुपये का जो कॉइन है या और भी जो सब्सिडरी कॉइन्स होते हैं वो मेटालिक मनी की एग्जाम्पल है। इनिशियली पीसीज एंड बार ऑफ द प्रीशियस मेटल्स आर यूज्ड एज मनी। हम लोग जैसे गोल्ड के बार यूज़ करते होते थे, पीसीज यूज़ करते थे ना, वो मनी को लिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, बट दीज वर टू बी वेट एंड असेस्ड एंड देयर वाज नो गारंटी विद रिगार्ड टू देयर फाइनेंस। लेकिन उसको पहले वेट करना पड़ता था, मतलब क्या वेट है उस चीज़ का,
सारा कुछ असेसमेंट करनी पड़ती थी, उसकी फाइनेंस के रिगार्डिंग हम लोग गारंटी नहीं दे पाते। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए इनकन्वीनियंस जो आती थी, ठीक है, व्हेन ऑन मेटालिक पीसेज ऑफ गिवन वेट एंड वैल्यू मार्क्स वर इम्पोज्ड देन कॉइन्स केम टू सर्कुलेशन। लेकिन फिर हमने क्या किया, इसी इनकन्वीनियंस की वजह से हमने उन मेटालिक पीसेस पे क्या कर दिया, कुछ ना कुछ कॉइन्स के ऊपर इम्पोज कर दिया, जो सर्कुलेशन में आना शुरू हो गए। ग्रेजुअली जो आर्ट है कॉइनिंग वाज इन्वॉल्व एंड अट्रैक्टिव, यूनिफॉर्म एंड सॉलिड कॉइन्स वर पुट टू द मैन्युफैक्चर। फिर एक तरीके की आर्ट होने लगी उस पर, हमने कुछ ना कुछ उस पर इम्पोज करना शुरू कर दिया, तो उस तरीके से हमने उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया। अब मेटालिक मनी भी आगे 3 तरीके की होती है। पहली है स्टैंडर्ड या फिर फुल बॉडीड कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन इज़ दैट कॉइन हुज वैल्यू एज कॉमोडिटी इज इक्वल टू द वैल्यू एज मनी। मतलब जो भी कॉइन पे लिखा होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी उस कॉमोडिटी की, वो ही मनी की वैल्यू होगी। हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, जैसे गोल्ड है ना बच्चे, गोल्ड को हमने क्या कहा था कि जो फेस वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल हो जाती है। वही चीज़ है दैट देयर फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। स्टैंडर्ड कॉइन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज़ द प्रिंसिपल कॉइन ऑफ द कंट्री। सबसे महत्वपूर्ण कॉइन माना जाता है, प्रिंसिपल कॉइन होता है कंट्री का। बिसाइड बीइंग द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको हम लोग यूनिट ऑफ अकाउंट भी लेते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट में तो कि हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, या हम लोग ये भी कह सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो कर ही रहे हैं, उस अकेले कॉइन को भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि उस कॉइन की ही बहुत बड़ी वैल्यू होती है अपने आप में ही। अब देखो कोई कॉइन गोल्ड एंड सिल्वर का बना होता है तो उस लोगों को हम लोग यूनिट ऑफ मेज़र भी कर सकते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट भी लेते हैं। इट कंटेन्स गोल्ड और सिल्वर ऑफ द सेम वैल्यू एज इंडिकेटेड ऑन इट्स फेस, मतलब उतना ही गोल्ड एंड सिल्वर होगा जितना उस पर फेस पे लिखा होगा, ठीक है, फेस वैल्यू जो भी होगी। लोग चाहे तो उसको मेल्ट कर सकते हैं फिर बेच सकते हैं, गोल्ड में या सिल्वर बुलियंस में, बार्स में, कॉइन्स में उसको मेल्ट करके भी बेचा जा सकता है। अब उसकी क्या होती है, फ्री कॉइनेज होती है स्टैंडर्ड मनी की। मतलब लोग क्या हैं, पीपल गोल्ड या सिल्वर को लेके मिंट में जाके उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा। कॉन्सिक्वेंटली इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है सप्लाई और डिमांड ऑफ मनी में ऑटोमेटिकली, और सरकार को इसमें दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर है आपका फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू जो स्टैंडर्ड मनी की है वो हमेशा इक्वल होती है। इंडिया में प्रायर टू 1893 जो इंडियन रुपी कॉइन है वो क्या था, स्टैंडर्ड कॉइन था, क्योंकि इसमें हम लोग क्या लेते थे, सिल्वर, जो कि उसकी फेस वैल्यू के बराबर ही होता था। फिर है बच्चे इट इज़ अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता था कि लोग उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते उसको लेने से। ये एक प्रिंसिपल मनी है हमारी करेंसी की, इसको हम लोग अनलिमिटेड अमाउंट तक लेके जा सकते हैं। सेकेंड आपके आते हैं टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स आर दोज कॉइन्स हुज वैल्यू एज कॉमोडिटी इज लेस देन द वैल्यू एज अ मनी, जिसकी एज अ कॉमोडिटी वैल्यू क्या है, मनी की वैल्यू से कम होती है। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो इट इंक्लूड्स ऑल दोज कॉइन्स जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, मतलब वो मटेरियल की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी उसके ऊपर लिखी गई वैल्यू है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल पेमेंट्स। ये कॉइन्स किसके बने होते हैं, बेसर मेटल के, मतलब कॉमन मेटल के, जैसे कॉपर हो गया, निकल हो गया। इसमें हम लोग सब्सिडरी से लेके स्टैंडर्ड कॉइन्स को इन्वॉल्व करते हैं। ये कम्प्लीटली क्या है, डिस्टिंक्ट होते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉइन्स। अब इसमें फीचर्स क्या आएंगे कि स्टैंडर्ड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स में क्या फ़र्क है। इसकी जो फेस वैल्यू वो ज़्यादा होती है किससे, इंट्रिंसिक वैल्यू से। इसकी कॉइनेज फ्री नहीं होती, मतलब लोग क्या है अगर इसको मिंट करवाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवा सकते। फिर है वैल्यू इनकी जो कॉइन्स की है वो डिपेंड नहीं करती मेटल के वैल्यू पे, क्योंकि हमने देखा ना कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कम होती है उसकी फेस वैल्यू से। रैदर ये डिटर्मिन कौन करता है, गवर्नमेंट की विशेज़ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिटर्मिन करते हैं। दीज कॉइन्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल मनी ऑफ द कंट्री। ये प्रिंसिपल मनी नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल मनी कौन है, स्टैंडर्ड कॉइन। ये कॉइन्स क्या होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, मतलब एक लिमिट तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट लिमिट हम लोग एक जो पर्सन है उसको रिफ्यूज़ कर सकता है उसकी पेमेंट के लिए, ठीक है, और उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। जैसे कि हमने देखा लिमिटेड लीगल टेंडर में ₹25 तक वो एक लिमिट हम लोगों ने सेट कर दी। उसके बाद क्या है, बियॉन्ड दैट लिमिट एक पर्सन उसको लेने से रिफ्यूज़ कर सकता है और उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। आगे है बच्चे, इज़ इंडियन रुपी अ स्टैंडर्ड कॉइन और अ टोकन कॉइन। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि जो इंडिया में रुपी जो सर्कुलेट होता है आज के दिनों में वो स्टैंडर्ड कॉइन है या फिर टोकन कॉइन, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होते हैं।
प्योर टू 1893 जो इंडियन रुपी कॉइन था वो क्या था, स्टैंडर्ड कॉइन, गोल्ड और सिल्वर का बना होता था ना। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के क्या होती थी, बराबर, उसकी फ्री कॉइनेज भी होती थी। लेकिन आज जो रुपी का पोजीशन है वो वैसा नहीं है। टोकन कॉइन के जैसे सबसे पहली चीज़ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कम है उसकी फेस वैल्यू से। आज के कॉइन सिल्वर के बने नहीं होते, उसकी फ्री कॉइनेज नहीं होती, उसमें स्टैंडर्ड कॉइन्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी नहीं हैं, ठीक है। रुपी क्या है, प्रिंसिपल मनी है हमारी कंट्री का। रुपी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, वैल्यू है जो सारे गुड्स की, टैक्सेस की, उसको हम लोग रुपी में एक्सप्रेस करते हैं। रुपी एक तरीके का क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, कोई इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। देयरफॉर इंडियन रुपी को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड टोकन कॉइन, क्योंकि इसमें दोनों ही एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। कॉइन्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन दिस सिचुएशन टुडे वो कौन सी है, स्टैंडर्ड टोकन कॉइन, दोनों ही मान के चलते हैं हम लोग। अब थर्ड जो थे आपके सब्सिडरी कॉइन्स। सब्सिडरी कॉइन्स कौन से होते हैं, वैसे कॉइन्स जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है फेस वैल्यू से। ये जो कॉइन्स होते हैं छोटे छोटे स्मॉलर डिनोमिनेशंस के होते हैं, जैसे 1 पैसा कॉइन्स हो गया, 2 पैसा कॉइन्स हो गया। ये बहुत ही लाइट और चीप मेटल के बने होते हैं। दीज आर यूज टू मेक द पैटी पेमेंट्स, बहुत छोटी छोटी पेमेंट्स करनी हो तो हम सब्सिडरी कॉइन का यूज़ करते हैं। ये भी क्या होती है, लिमिटेड टेंडर होते हैं ना, क्योंकि 1 पैसा से लेके 25 पैसा कॉइन्स तक ये क्या छोटे छोटे कॉइन्स हैं, इसकी फ्री कॉइनेज नहीं हो सकती। ये आपके टोकन कॉइन्स के जैसे होते हैं। इसकी जो रिलेशनशिप है विद स्टैंडर्ड कॉइन्स, ये कौन इस्टेब्लिश करता है, सरकार, गवर्नमेंट, लीगल बेसिस पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सब्सिडरी कॉइन्स रेफर्स टू द चेंज, इसमें चेंजेस आते हैं तो सब्सिडरी कॉइन को हम लोग चेंजेस से रेफर करते हैं। फिर है सेकेंड बच्चा आपका पेपर मनी। पेपर मनी क्या होता है, जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पेपर मनी रेफर्स टू द promissory note printed on a special type of paper. This issuing authority promises to pay the bearer the sum mentioned therein. जैसे कि 20 ये पेपर मनी है, ठीक है। यहाँ पे 20 लिखा है, इसका मतलब हम लोग किसी दूसरे बंदे को 20 रुपये दे रहे हैं। जो पेपर मनी है सबसे पहले यूज़ हुआ था चाइना में 9th सेंचुरी में। ग्रेजुअली होली होली क्या होता, धीरे धीरे सारी की सारी कंट्रीज़ में ये स्प्रेड होना शुरू हो गया। हाउएवर इसकी जो लार्ज स्केल यूज़ है वो मेड की गई 17th and 18th सेंचुरी में। ये इंडिया में इनिशिएट किया गया आपका 19th सेंचुरी में। इट वाज इन 1806 द बैंक ऑफ बंगाल इशूड द फर्स्ट पेपर नोट। तो ये थोड़ी हिस्ट्री है, आपको ये याद करनी है। फिर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स क्या होती हैं पेपर मनी की। सबसे पहली टाइप रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, सेकेंड वन कन्वर्टिबल पेपर मनी, थर्ड है आपका इनकन्वर्टिबल, डी है आपका फिएट पेपर मनी। तो पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी की। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी इज दैट मनी विच इज़ फुली बैक्ड अप बाय द गोल्ड एंड सिल्वर, जिसको हम लोग मतलब गोल्ड एंड सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फुली बैकअप रख सकते हैं। इनिशियली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इशूइंग ऑफ द पेपर नोट्स वॉज टू चेक द लॉस कॉज्ड बाय द वियर एंड टियर ऑफ द प्रीशियस मेटल। आजकल का जो ऑब्जेक्टिव होता है पेपर नोट्स को इशू करने का, वो इसीलिए रखा जाता है कि जो भी प्रीशियस मेटल्स में कोई ना कोई वियर एंड टीयर्स आ जाते हैं, लॉस हो जाता है, उसको चेक करने के लिए। जो पेपर मनी है वो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है गोल्ड और सिल्वर का, जो आपके रिजर्व फंड में पड़ा है। पीपल वर इंश्योर्ड दैट द एक्चुअल मनी वॉज गोल्ड और सिल्वर। अब बच्चे क्या है, रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को, मतलब लोग क्या समझते हैं हमारी एक्चुअल मनी क्या थी, गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन पेपर मनी उसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिंपल। अब गोल्ड की जो भी वैल्यू होगी ना, आपने गोल्ड रखा, गोल्ड की जो भी वैल्यू होगी वो पेपर मनी में आपको रिप्रेजेंट कर दी जाती है, भाई इतनी वैल्यू है आपकी गोल्ड की। तो पेपर मनी एक तरीके का रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, गोल्ड और सिल्वर को, जो कि आपके अकाउंट में या रिजर्व फंड में पड़ा है। तो पेपर मनी सिंपली क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल इन पेपर मनी एंड टू प्रिवेंट ओवर इशू, पेपर मनी वर्ड बैक्ड बाय 100% रिजर्व ऑफ द गोल्ड और सिल्वर। मतलब टोटली हम लोग इसको मान के चलते हैं गोल्ड और सिल्वर ही पड़ा है, बस हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेपर मनी की फॉर्म में, ताकि लोगों को पूरा भरोसा हो जाए पेपर मनी पे। इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं, क्योंकि एक तरीके का ये गोल्ड और सिल्वर ही है जो हमारे रिजर्व में पड़ा है। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी फुली कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं इसको गोल्ड और सिल्वर में। हर एक को राइट है इसको कन्वर्ट करने का। अमेरिका में क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर के सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मनी, जैसे हमारे यहाँ पे पेपर मनी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है, यूज टू कीप द गोल्ड और सिल्वर इन रिजर्व फंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस सर्टिफिकेट्स। मतलब जो भी उस पर लिखा होगा उसी टाइम का आपको गोल्ड और सिल्वर क्या है रिजर्व में रखना पड़ता है, ताकि गारंटी हो जाती है। मतलब लोगों ने कभी भी आके चेंज करवाना है ना गोल्ड और सिल्वर में, तो वो लोग अपने
तरीके से कभी भी चेंज करवा सकते हैं। 1925 में हिल्टन यंग कमीशन ने सुजेस्ट किया था अडॉप्शन ऑफ द गोल्ड बुलियन सर्टिफिकेट्स इन इंडिया, बट इट वाज नॉट कैरिड आउट, कि हम लोग क्या करें, गोल्ड बुलियन सर्टिफिकेट्स को इशू करा करें इंडिया में, लेकिन इसको कैरी आउट नहीं किया गया। सेकेंड वन आपका कन्वर्टिबल पेपर मनी। कन्वर्टिबल पेपर मनी क्या होता है? एक ऐसी मनी जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड कॉइन्स में। वो किस पे डिपेंड करता है? होल्डर के ऑप्शन पे। तो गवर्नमेंट गारंटी करती है टू गिव गोल्ड और सिल्वर एट अ फिक्स्ड रेट इन एक्सचेंज फॉर द पेपर मनी। ये भी एक तरीके का क्या है कि सरकार हमें कहती है कि हम लोग आपको पूरा का पूरा इसको कन्वर्ट करके देंगे गोल्ड या सिल्वर में, जो कि आपकी पेपर मनी के एक्सचेंज में। ये जो सिस्टम है पेपर मनी का, ये इसीलिए इन्वॉल्व किया गया ताकि जो डीमेरिट से रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी के उससे दूर रखा जा सके। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फर्स्ट वन, पेपर मनी इज बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर दो नॉट सेंट%। अब ये देखो, टोटली नहीं, वहाँ पे हमने क्या था, पूरा का पूरा रिजर्व रखते थे गोल्ड और सिल्वर का, यहाँ पे नहीं रखते। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, एक ही टाइम पे थोड़े सारे लोग आ जाएंगे गोल्ड को मांगने के लिए, नहीं ना। इसका मतलब हम लोग पूरा रिजर्व नहीं रखते गोल्ड और सिल्वर का, बहुत कम रखते हैं। इट इज़ अज्यूम दैट ऑल पीपल विल नॉट डिमांड गोल्ड और सिल्वर इन एक्सचेंज फॉर द पेपर करेंसी एट द सेम टाइम। टोटली हम लोग रिजर्व नहीं रखेंगे गोल्ड और सिल्वर का, क्योंकि हमें पता है कि सारे लोग एक टाइम पे थोड़ी आ जाएंगे गोल्ड और सिल्वर की डिमांड करने, तो हम लोग बहुत कम हिस्सा उसका रखते हैं, इसीलिए कहा गया है नॉट सेंट%। सेकेंड वन, A part of the reserve fund is kept in the form of full bodied और standard coins and government। एक उसका पार्ट रखा जाता है रिजर्व फंड में, किसकी फॉर्म में? फुल बॉडीड या फिर स्टैंडर्ड कॉइन्स में। पब्लिक आर इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट दैट दे कैन गेट गोल्ड और सिल्वर इन एक्सचेंज फॉर द पेपर नोट्स एनी टाइम दे सो डिज़ायर। लोगों को ये भरोसा दिलाया जाता है कि सरकार उनकी पेपर मनी को गोल्ड और सिल्वर में एक्सचेंज करके देगी जब भी वो चाहेंगे। एक सेपरेट फंड को भी मेंटेन किया जाता है इसमें फॉरेन पेमेंट्स करने के लिए, ठीक है, आउट ऑफ विच जो गवर्नमेंट है गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज में दे सकती है। गोल्ड और सिल्वर इज बॉट और सोल्ड एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट, मतलब जो भी रेट पहले तय किया जाएगा, गोल्ड और सिल्वर उस तरीके से हम लोग खरीद या बेच सकते हैं। थर्ड वन इज इनकन्वर्टिबल पेपर मनी, जिसको अब हम लोग कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। सो इनकन्वर्टिबल पेपर मनी क्या होता है? मनी विच इज़ नॉट कन्वर्टिबल इनटू गोल्ड और सिल्वर और एनी अदर मेटल बाय द गवर्नमेंट। सरकार उसको अब कन्वर्ट नहीं कर सकती। इन अदर वर्ड, गवर्नमेंट कोई गारंटी नहीं देती कि हम लोग आपके प्रीशियस मेटल्स में आपकी जो पेपर करेंसी है उसको कन्वर्ट करके देंगे। कोई भी मेटालिक रिजर्व नहीं रखा जाता है। इस तरीके की जो पेपर मनी है वो सर्कुलेशन में रहती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? टू सपोर्ट हिज करेंसी ऑर्डिनरी सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग रिजर्व में रखते हैं अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए। देयर इज़ नो एश्योरेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू कन्वर्ट पेपर मनी इनटू गोल्ड सिल्वर, ये हमने पढ़ ही लिया। पेपर मनी क्या है? एक स्टैंडर्ड मनी के तरीके से है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, इसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अनलिमिटेड मतलब हम लोग उसको कितने भी लिमिट तक इशू कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट जो है करेंसी का वो फिक्स किसके द्वारा किया जाता है? ऑन द कन्वीनियंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। इन आजकल क्या चल रही है आपके मार्केट में? इनकन्वर्टिबल पेपर मनी ही इशू हो रही है। फिर है आपका फियाट पेपर मनी, ये एक तरीके का इनकन्वर्टिबल पेपर मनी ही है। फियाट मनी इज़ द मनी विच सर्कुलेट्स ऑन द अथॉरिटी, मतलब सरकार के द्वारा ही, अथॉरिटी कहेगी तो उसको सर्कुलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू केन्स, फियाट मनी इज़ दैट मनी विच इज़ क्रिएटेड एंड इशूड बाय द स्टेट बट कन्वर्टिबल नहीं किया जा सकता उसको लॉ के द्वारा किसी भी तरीके से। इसको हम लोग एमरजेंसी मनी भी कहते हैं। फियाट मनी वजह बहुत कम यूज़ की जाती है, एमरजेंसी तरीके पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ इशूड अंडर एमरजेंसी कंडीशन विदाउट एनी रिजर्व फंड। कोई रिजर्व फंड नहीं रखा जाता। फियाट मनी इज़ दैट मनी विच इज़ नॉट बैक्ड अप बाय एनी रिजर्व, कोई गोल्ड सिल्वर इसमें रिजर्व में नहीं रखा जाता, ठीक है। गवर्नमेंट डज नॉट गिव एनी गारंटी टू कन्वर्ट इट इनटू मेटालिक कॉइन्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी एंड दिस इशू अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी है, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हम लोग इसको इशू कर सकते हैं। ये भी एक तरीके की क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। सिंस दिस मनी इज़ नॉट बैक्ड अप बाय एनी रिजर्व, गवर्नमेंट इशू इट इन द लिमिटेड क्वांटिटी। तो फियाट मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। एमरजेंट कंडीशंस में पहले इशू करते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में इशू किया जाता है और कोई भी रिजर्व नहीं रखा जाता है।
आगे है बच्चे असिग्नेंट्स, जो कि इशू किया था फ्रेंच गवर्नमेंट ने, और ग्रीनबैक्स इशू किया था ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। ये एग्जांपल्स के मतलब एमरजेंसी ये मनी के फॉर्म्स हैं, फियाट मनी। जर्मन मार्क्स इशूड हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, और एंड द इंटायर पेपर मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ये भी क्या है, फियाट मनी का सॉर्ट है। जो मेन डिफरेंस होता है इनकन्वर्टिबल पेपर मनी एंड फियाट मनी का, वो ये है कि देयर इज़ रिजर्व फंड टू बैक इनकन्वर्टिबल पेपर मनी, कुछ ना कुछ रिजर्व फंड रखा जाता है। लेकिन फियाट मनी में वो गवर्नमेंट की क्या है, विशेष के अकॉर्डिंग देखा जाता है, क्योंकि सरकार ही इसमें क्या है, सबसे प्रिंसिपल है। इट इज़ एमरजेंसी मनी, जिसको हम लोग लिमिटेड एक्सटेंट तक ही इशू कर सकते हैं। तो हमने 3 तरीके की ये सारा कुछ पढ़ लिया जो भी आपकी क्लासिफिकेशन होती थी। फिर बच्चे मटेरियल को पढ़ रहे हैं, तो मटेरियल कैसा होना चाहिए पेपर मनी का। कोई मटेरियल कितना गुड है कितना नहीं है इसको देखेंगे। एक मटेरियल में कुछ करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे कि जो हमने गोल्ड सिल्वर में मान के हम लोग चलते हैं। इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा मेटल बेस्ट है मनी के लिए। तो जेमवॉन्स ने क्वालिटीज़ ऑफ मनी को बताया है। पहला है बच्चे मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, जिसको हम लोग ईजिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नए नए शेप्स में। सो मनी मार्केट मस्ट हैव द एट्रीब्यूट ऑफ इजी मैलिएबिलिटी। गोल्ड और सिल्वर में ये क्वालिटी थी जिसको हम लोग कॉइनेज करते थे। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, आफ्टर मनी द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन मेड बाय द मैन इज मिंटिंग ऑफ द कॉइन्स। मनी के बाद हम लोगों ने जो इन्वेंशन की वो क्या थी, मिंटिंग ऑफ द कॉइन्स। एवरी टाइम वन मे नॉट फील द नेसेसिटी ऑफ वेटिंग अ मेटालिक कॉइन्स द सेम आर स्टैम्प्ड एंड देयर एडजस्टमेंट। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्टैंपिंग उस पर लगी होती है, उसको बार बार क्या है, उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, उस पर बस सीधा लिखा है कि इतना है। मिल्ड क्या होता है, उसकी जो अच्छे तरीके से उसकी शेप बनाई जाती है, उसके आउटर लेयर्स को रिमूव किया जाता है, वैसा मटेरियल होना चाहिए। सेकेंड है एक्सेप्टेबिलिटी। मनी मटेरियल शुड बी सच दैट इट इज़ एक्सेप्टेबल टू वन एंड ऑल विदाउट एनी हेजिटेशन। मतलब ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग विदाउट हेजिटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन द मटेरियल। इन अदर वर्ड, पीपल विल एक्सेप्ट अ कमोडिटी ओनली इफ़ दे नो दैट अदर्स विल ऑल्सो एक्सेप्ट इट अनहेजिटेंसली। मतलब सारे लोग उसको एक्सेप्ट करें तभी हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। हम लोग देखते हैं कि वो एक्सेप्ट करें, हम भी करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, और दैट कमोडिटी इन क्वेश्चन कैन बी पुट टू अदर गेनफुल यूजेस। इसी व्यू पॉइंट से देखो, गोल्ड और जो सिल्वर है उसको हम लोग अच्छा मनी मटेरियल मानते हैं। थर्ड है ड्यूरेबिलिटी। गुड मनी मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग अगर एक हैंड से दूसरे हैंड में पास करें तो ड्यूरेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग सेव भी करके रख सके। ओनली ड्यूरेबल मटेरियल कैन आंसर दिस रिक्वायरमेंट, जिसमें हम लोग गोल्ड और सिल्वर क्या लेते थे, आर सफिशिएंटली ड्यूरेबल मेटल्स है। इवन आजकल जो पेपर मनी भी यूज़ हो रही है वो भी उसकी गुड क्वालिटी है उसकी। नेक्स्ट है बच्चे कॉग्निसिबिलिटी। कॉग्निसिबिलिटी मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, दैट इज एबल टू बी सीन। मनी मटेरियल शुड बी इजी रिकॉग्नाइजेबल। मनी इज़ यूज्ड बाय ऑल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। इट इज़ देयरफॉर, ये असेंशियल हो जाता है कि सारे पर्सन, भले वो पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, शहरों में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, सबको पता चलना चाहिए कि ये मनी है, ठीक है। शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट। गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को हम लोग ईजिली रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे, और दैट इज़ वाई जो गोल्ड और सिल्वर है दैट आर कंसिडर टू बी अप्रोप्रिएट फॉर द क्वाइनेज। फिर है यूटिलिटी। मनी हम क्या है, मनी मटेरियल शुड बी यूजफुल। इट मस्ट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी कोई मेटालिक वैल्यू होनी चाहिए जो कि गोल्ड और सिल्वर की होती थी। मतलब वैल्यू कोई ना कोई होनी चाहिए उस चीज़ की। सिक्स्थ है पोर्टेबिलिटी। सिंस मनी इज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमें एक से दूसरे प्लेस पे मनी को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो वो एक ऐसे मेटल का बना होना चाहिए दैट इज़ लार्ज इन वैल्यू एंड स्मॉल इन बल्क। वैल्यू उसकी ज़्यादा हो लेकिन उसको कैरी करना ईजी हो। प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर थे, उसको हम लोग सूटेबल मानते थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पेपर मनी के जो नोट्स हैं वो आज भी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं देन गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि इसको बच्चे भारी नहीं होते, बल्क में हम लोग इसको लेके जा सकते हैं ईजिली। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो तो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो पोर्टेबिलिटी में हम लोग इसको मानते हैं। सेवंथ है डिविजिबिलिटी। मनी मटेरियल ऐसा होना चाहिए, शुड बी ऑफ अ मेटल दैट कैन बी ईजिली डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, को हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं, बट द कंबाइंड वैल्यू ऑफ द स्मॉल यूनिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लार्ज यूनिट। मान लो ये गोल्ड है ना, गोल्ड को अगर आप इतने भागों में बांट दोगे, अब जो ये पीसेस भी आए हैं जब इसको मिलाओगे ना तो ये वैल्यू भी सेम किसकी बनेगी, इसी की बनेगी। ये कहना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे भागों में बांट भी देते हो ना तब भी वो वैल्यू लार्ज यूनिट के इक्वल ही रहे। ये भी मेटल कौन लेंगे, गोल्ड और सिल्वर के, क्योंकि पेपर में तो ऐसा नहीं होता, पेपर फट गया तो वो तो चल ही नहीं पाता। सो ऑल्दो जो डायमंड है,
डायमंड प्रीशियस तो है लेकिन उसको डिविजिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि डायमंड, बड़े डायमंड को छोटे छोटे डायमंड्स में बांटोगे ना, तो जब उन छोटे डायमंड्स को लेके उसकी वैल्यू निकालोगे वो बड़े वाले डायमंड के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही हम डायमंड को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं तो डायमंड अपनी वैल्यू को लॉस कर देती है। 8th है इंडिस्ट्रक्टेबिलिटी। मनी मटेरियल क्या है, शुड रिमेन अनचेंज्ड इन फॉर्म, शेप, कलर एक्सेट्रा, कि इसमें कोई फॉर्म में, शेप में, कलर में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंज आता है तो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड फिट टू बी स्टोर, इसका मतलब हम उसको स्टोर करके रख ही नहीं सकते क्योंकि उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। 9th वन स्टेबिलिटी। वैल्यू ऑफ मनी मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्टेबल, एंड इट शुड हैव लीस्ट चेंज, बहुत ही कम चेंजेस होना चाहिए, उसकी वैल्यू बहुत कम फ्लक्चुएट करनी चाहिए। इट वुड नॉट डिसचेंज इट्स फंक्शंस, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मेजर, अब ये नहीं कि उसके फंक्शंस ही चेंज हो जाएं। हाउ कैन अ यार्डस्टिक मेजर क्लॉथ इफ़ इट्स ओन लेंथ इज सब्जेक्ट टू चेंज, अब यार्डस्टिक क्लॉथ को कैसे मेज़र करेगी अगर उसकी लेंथ ही चेंज होती रही क्लॉथ की, ऐसा नहीं ना होता। तो मनी भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसको स्टेबल होनी चाहिए, फ्लक्चुएशंस कम होने चाहिए। 10th इज होमोजेनिटी। सारे पीसेस मनी मटेरियल के एक जैसे ही होने चाहिए, सबकी बराबर वैल्यू होनी चाहिए, सारे के सारे, जैसे 1 रुपी कॉइन है वो होमोजीनियस है, सभी एक जैसे होंगे साइज़ में, वेट में, फॉर्म में या डिज़ाइन में। वैसे ही गोल्ड और सिल्वर भी क्या थे, होमोजीनियस थे। सेम ऑल्सो होल्ड गुड इन केस ऑफ द पेपर मनी। अब पेपर मनी 20 रुपी का नोट है, ये थोड़ी किसी को क्या कौन सा वेट मिल गया, किसी को कौन सा मिल गया, नहीं ना। लेकिन ये क्वालिटी हम लोग लाया करते हैं फूड ग्रेन्स में, कैटल वेल्थ में, जिसमें हम बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे ना, कॉमोडिटीज़ का, उसमें ये क्वालिटी नहीं होती है। तो इसका मतलब जो हमने स्टडी की है क्वालिटीज़ को गुड मटेरियल की, उसमें हमें क्या देखने को मिला, दैट ऑल दीज क्वालिटीज़ आर मोर और लेस फाउंड इन गोल्ड एंड सिल्वर देन एनी अदर कॉमन, मतलब गोल्ड और सिल्वर को ही अच्छा माना गया है। दैट इज़ वाई दिस मेटल हैव बीन इन यूज़ एज मनी मटेरियल, अभी तक भी हम उसको यूज़ करते हैं। कॉपर और गिल्ट हैव ऑल्सो बीन इन यूज सिंस लॉन्ग एज मनी मटीरियल, लेकिन ये मेटल्स एक अच्छे मनी मटीरियल की क्वालिटीज़ को नहीं लेके आ पा रही। सो नो वंडर दीज मेटल आर यूज मेनली फॉर टोकन कॉइन्स। डिस्पाइट द लैक ऑफ क्वालिटीज़ लाइक यूटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, पेपर मनी हैज़ बिन इन सर्कुलेशन ऑल द कंट्रीज। भले ही पेपर मनी में क्वालिटीज़ वैसी नहीं है, लेकिन आजकल हम लोग पेपर मनी को ही यूज़ कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है पेपर मनी की, दैट इट्स सप्लाई कैन बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड, उसकी मतलब सप्लाई को हम लोग रेगुलेट कर पा रहे हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग रिलेटेड गुड्स को लेके आ पा रहे हैं, सो दैट इट मे सेटिस्फाई मनी रिलेटेड नीड्स बट शुड नॉट अलाउ द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी अराइज ड्यू टू अननेसेसरी एक्सपेंशन। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि पेपर मनी यूज़ करते समय कि आपकी अनस्टेबिलिटी ना आए पेपर मनी में, ठीक है, कोई ऐसा ना हो हम ज़्यादा उसको एक्सपैंड कर लें। तो ये था बच्चे आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।